हेलो एवरीवन। एसिड एंड बेसिस में आज अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड एक्सप्लेनेशन बेस्ड है, तो इसको ध्यान से समझोगे। जनरल ट्रेंड्स इन एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ, कि एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एसिड्स की, आफ्टर दैट वी मूव ऑन बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, तो अब देखो, अगर हम बात करें एसिड्स की और फिर बेसिस की, अलग अलग कंसेप्ट है जिसके बेसिस पे जो है हम इनकी बेसिसिटी है या फिर एसिडिटी है उसको एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली ये जो डिपेंड करती है नेचर के ऊपर, कि आपके पास जो कंपाउंड है उसका नेचर कैसा है, उसमें उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या फिर जो पोजीशन एटम्स अटैच हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, उनकी पोजीशन जिस तरीके की भी होगी उसके अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट एसिडिक आपके पास स्ट्रेंथ होगी। अब जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड्स। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड्स मीन्स हाइड्रो एसिड जिसमें हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं हम हाइड्रो एसिड्स। अब अगर हम बात करें, हमारे पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ है हाइड्रो एसिड्स की वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज़ एटॉमिक साइज एंड सेकंड वन इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम इन दोनों फैक्टर को साथ साथ लेके चलेंगे, फिर दोनों में से ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर जो होगा उसके बेसिस पे जो आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी। लेकिन आपको क्लियर दोनों होने चाहिए। एक एग्जाम्पल की हेल्प से जो हम इनको करेंगे। अब देखो, अगर मैं बात करूँ आपके पास, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ़्ट टू राइट मतलब कि हाइड्रो एसिड्स हैं, जैसे कार्बन से स्टार्ट करें CH4, देन अमोनिया, वाटर एंड HF, ये क्या है अलोंग द पीरियड। इस तरीके से इस साइड मूव कर रहे हैं अलोंग द पीरियड। अब अगर हम ये हाइड्रो एसिड्स हैं, सभी में जो है देखो एटम के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इन सभी एसिड्स को हम बोलते हैं हाइड्रो एसिड्स। और आपको पता है जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है उसको हम pKa या फिर Ka वैल्यू से जो है मेज़र करते हैं। अब देखो, अगर मैं इनकी बात करूँ हाइड्रो एसिड्स की, ये जो हमारे पास हाइड्रो एसिड्स हैं इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किस तरीके से है। HF सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, देन H2O, NH3 और लास्ट में आता है CH4। अब ये जो ऑर्डर है इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, देखो अभी आप हाइड्रोजन को भूल जाओ, यहाँ पे क्या है जो सेंटर में एटम है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। जैसे हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं, अलोंग द पीरियड मूव करने पे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है मीन्स जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसकी टेंडेंसी होगी कि जो बॉन्ड पेयर है उन्हें वो अपनी साइड विड्रॉ करें। जैसे हमने यहाँ पे बॉन्ड बनाई है CH4, ये इस तरीके से है। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो इस बॉन्ड के जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कार्बन के ज़्यादा क्लोज होंगे। सिमिलर वे में जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सेंटर एटम की वो इंक्रीज़ हो रही है। दैट मीन्स उस एलिमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा टेंडेंसी है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनको जो है अपनी साइड मूव करे। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, आयनिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। पार्शियल चार्जेस आ जाएंगे, जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और जो एटम है दूसरे वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और इसीलिए जब हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसका जो रिलीज़ है हाइड्रोजन आयन का वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा और एसिडिक करैक्टर क्या होगा आपके पास, इंक्रीज़ हो जाएगा। एसिडिक करैक्टर जो होता है जनरली हम उसको इसी तरीके से करते हैं ना, जैसे कि कितनी जल्दी जो है आपके पास H पॉजिटिव आयन वो डोनेट करते हैं। तो जब जैसे जैसे आपके पास बॉन्ड में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी एटम की, तो उससे क्या होगा, आयनिक करैक्टर इंक्रीज़ होगा और आयनिक करैक्टर इंक्रीज होने से क्या होगा, एसिडिटी जो है वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी। सिमिलर वे में, ये तो मैंने सेकेंड पीरियड की बात करी, ऐसे थर्ड पीरियड की बात करें, फॉस्फोरस, H2S एंड HCl। अलोंग द पीरियड मूव करने पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है, तो दैट मीन्स यहाँ पे एसिड करैक्टर जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अब देखो, अभी तो मैंने बात की अलोंग द पीरियड, व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड। अगर मैं बात करूँ डाउन द ग्रुप की, अगर हम देखो जैसे डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, H2O लिख चलें, या फिर ये कहूँ मैं आपके पास HF, HCl, लास्ट वाला ग्रुप लेके चल रही हूँ, HBr, HI, ये हमारे पास डाउन द ग्रुप का ऑर्डर है। अब अगर हम इन हाइड्रो एसिड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं डाउन द ग्रुप जाने में, तो आप अगर हम बात करें इसी बेसिस पे कि जो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ है, ऑर्डर हमारे पास क्या है, HI जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, देन HBr, देन HCl और लास्ट में आता है HF। सिमिलर वे में अगर मैं ऑक्सीजन वाले ग्रुप की बात करूँ, H2O, H2S, सेलेनियम एंड टेलुरियम,
तो हमारे पास क्या हो रहा है, जो ऑर्डर मिल रहा है, हमने जो अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे एक्सपेक्ट करा ऑर्डर, उससे तो ये अपोजिट ऑर्डर मिल रहा है ना। इन चारों में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन रिलेटिव जो स्ट्रेंथ है एसिड की वो इसकी सबसे कम है। HI जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब हमारे पास क्या है, जैसे जैसे हम जो है बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है जैसे जैसे हम फ्लोरीन से जो है आयोडीन की साइड मूव कर रहे हैं। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन क्लोरीन, उसके बाद आता है ब्रोमीन और लास्ट में आता है आपके पास आयोडीन। ओके, तो हमारे पास जो ऑर्डर मिल रहा है ये ऑर्डर जो है वो रिवर्स ऑर्डर मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे तो HF जो है यहाँ पे ज़्यादा आयनिक होगा, बिकॉज सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन के ऊपर ज़्यादा चार्ज होगा, आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा बाकी हाइड्राइड से कंपैरिजन में। तो इसे क्या करना चाहिए, H पॉजिटिव ईजिली रिलीज करना चाहिए, दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था वो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, एटॉमिक साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हमें जो है दोनों फैक्टर्स को कोरिलेट करके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है करेक्ट ऑर्डर जो मिलता है हमें वो ये ऑर्डर है। ये ऑर्डर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए ना, उसके बेसिस पे तो इसका रिवर्स ऑर्डर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, साइज ऑफ एटम, मतलब कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, साइज़ क्या हो रहा है, एटम का इंक्रीज हो रहा है। और जब एटम का साइज़ इंक्रीज होगा, जो इंक्रीज साइज में हो रहा है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मीन्स अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन एंड आयोडीन की दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करें तो नियर अबाउट 1.5 का डिफरेंस है, लेकिन अगर साइज़ की बात करें तो जो साइज़ है वो नियर अबाउट डबल ही हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे आपके पास साइज़ इंक्रीज़ होगा, हाइड्रोजन तो सब में सेम है, साइज़ सेम रहेगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, और हाइड्राइड तो स्मॉल साइज़ का H पॉजिटिव है, वहाँ पे ईजिली रिलीज़ हो जाएगा। इन दोनों का साइज़ कंपेरेबल होगा तो यहाँ की जो बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन इसमें इसका साइज़ बहुत छोटा है, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो इस वजह से क्या होगा, वहाँ पर H जो है वो ईजिली रिलीज़ हो जाएगा। ओके, इसीलिए जो है हमारे पास HI जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, और जो HF है वो क्या होगा, वीक एसिड होगा इन सभी हाइड्रो एसिड्स में। तो हम जो है दोनों फैक्टर लेके चलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एटॉमिक साइज। यहाँ पे हम अलोंग द पीरियड मूव करते, साइज में इतना ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आता, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की अगर मैं बात करूँ, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा इंक्रीज है, तो वहाँ पर जो डोमिनेटिंग फैक्टर था वो था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस वाले केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जो साइज़ है साइज़ का डिफरेंस ज़्यादा है, तो इसी वजह से जो ऑर्डर होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। अब जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इनकी, इसको जो है हम एक साइकिल करते हैं, हमने फर्स्ट ईयर में भी साइकिल की हुई है, ये वाली बोर्न फजान हेबर साइकिल। इसके बेसिस पे भी जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हम इसमें जो है टोटल जितने भी टाइप की जो एनर्जी है वो इन्वॉल्व है वो सब कैलकुलेट करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें HX ले लेती हूँ मैं जनरल, कोई भी हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये किस में आयनाइज होगा, H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। अब इस रिएक्शन को हम सपोज करें किस तरीके से होगी, सबसे पहले आपके पास ये है HS एक्वस। देखो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं ना, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगी, मतलब कि रिमूवल ऑफ वाटर, ये चेंज होगा सबसे पहले गैसियस स्टेट में, और यहाँ पे जो डेल्टा H होगी वो क्या होगी, डिहाइड्रेशन एनर्जी। सेकेंड वन, गैसियस स्टेट में जब ये आ जाएगा फिर उसके बाद जो है ये डिसोसिएट होगा एटम्स में, H प्लस X इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे जो डेल्टा H होगी वो क्या होगी, इसकी डिसोसिएशन। थर्ड स्टेप, अब ये जो हमारे पास H है गैसियस स्टेट में, हम इसको आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। आयनाइजेशन एनर्जी देने से क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा H पॉजिटिव, एंड इसमें से जो है इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा H क्या होगी, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी। फोर्थ स्टेप X है, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देनी होगी टू एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे X नेगेटिव। यहाँ पे डेल्टा H क्या है, EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, तो एनर्जी रिलीज होगी तो इसको इधर लिखो EA इस तरीके से। नेक्स्ट लास्ट स्टेप, H पॉजिटिव आ गया, X नेगेटिव आ गया, ये कंबाइन होके H पॉजिटिव एक्वस प्लस X नेगेटिव, दोबारा से जो है यहाँ पे पहले डिहाइड्रेशन हुई थी, अब क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रेशन हो जाएगी।
तो टोटल जो स्ट्रेंथ होगी एसिड की, या फिर मैं कहूँ हीट ऑफ आयनाइजेशन है, वो डिपेंड करेगी इन सभी एनर्जी के सम के ऊपर। ठीक है, डेल्टा एच इक्वल्स टू, सबसे पहली थी डेल्टा एच डिहाइड्रेशन प्लस डिसोसिएशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और लास्ट में थी डेल्टा एच हाइड्रेशन। इस केस में क्या है, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और जो डेल्टा एच हाइड्रेशन है, ये दोनों वैल्यू जो होंगी नेगेटिव होगी, बिकॉज इस केस में क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, और सभी में हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। देखो, सबसे पहले डिहाइड्रेशन कराने के लिए एनर्जी देंगे, फिर इसको डिसोसिएशन एनर्जी देंगे, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तब चेंज होगा, लेकिन जब इसी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। सेकेंडली, यहाँ पर जब ये गैसियस से एक्वस स्टेट में चेंज होगा तो एनर्जी जो है रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो नेगेटिव आते हैं, तो ये दोनों जो एनर्जीज होंगी ये नेगेटिव होंगी, बाकी जो ऊपर वाली हैं वो तीनों हो जाएंगे पॉजिटिव। तो इस बेसिस पे जो है, इस एनर्जी साइकिल के बेसिस पे जो है हम एक्सप्लेन करते हैं। मतलब कि जो डेल्टा एच है आपके पास, ये बताएगी रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में। आपके पास जितनी ज़्यादा डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, उतनी ही रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल होगी। डेल्टा एच क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अगर डेल्टा एच जो है नेगेटिव है तो रिएक्शन जो है आपके पास वो होगी फिजिबल। ओके, तो अगर हम HF, HCl, HBr एंड HI की इसी तरीके से डेल्टा एच वैल्यू निकालते हैं, उसको कैलकुलेट करेंगे, तो उसके बेसिस पे जो फिर हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ आती है, HI सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, देन HBr, HCl और लास्ट में आता है HF। ओके, बेसिकली अगर इन पांचों एनर्जी की बात करूँ, इन पांचों एनर्जी में जो सबसे ज़्यादा फ़र्क है एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करें, वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो चाहिए हमें बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी, वो जो है काफ़ी लार्ज होती है HF के केस में। HF के केस में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है, इसीलिए इसकी जो डेल्टा एच वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा कम है यहाँ पे। ओके, सबसे ज़्यादा HF की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, देन HCl, HBr और HI। और जैसे जैसे आपके पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, वैसे वैसे क्या होगा, जो प्रोटॉन है वो ईजिली रिलीज होगा H पॉजिटिव, और एसिडिक करेक्टर वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इसी को सेकेंड वेव में अगर मैं बात करूँ स्ट्रेंथ को, जैसे हमारे पास ये है HX, H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, इनसे जो है HF, HCl, HBr एंड HI, अगर मैं इन सब की बात करूँ कॉन्जुगेट बेसिस की, देखो मैंने आपको जो बताया था, जो एसिड होता है, एसिड का जो बेस होगा उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। फ्लोरीन के केस में हो जाएगा F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन के साइड मूव कर रहे हैं, जो आयन है, आयन का साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। आयन का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ओके, सॉरी, डिक्रीज़ होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, दैट मीन्स ये नेगेटिव है, इसको क्या करना है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है। तो जितना ज़्यादा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, उतनी ही इसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इस तरीके से जो है डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स बेसिक करेक्टर क्या होगा, सबसे ज़्यादा F नेगेटिव का, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और लास्ट में आएगा I नेगेटिव। और हमने उस दिन क्या पढ़ा था, जो अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है तो उसका जो एसिड होगा वो वीक होगा, और अगर कॉन्जुगेट बेस जो है वो वीक है तो उसका जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है ना, दैट मीन्स इसका जो एसिड होगा वो HF, वो क्या होगा, एक वीक एसिड होगा। सिमिलर वे में I नेगेटिव जो है वीक कॉन्जुगेट बेस है, दैट मीन्स इसका जो एसिड होगा ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा आपके पास। तो इस तरीके से जो है हम रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ जो है हाइड्रो एसिड्स की, वो डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पे जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एटॉमिक साइज। उसके बाद जो है बोर्न हेबर साइकिल के बेसिस पे कि हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उससे जो है हम बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास डिक्रीज होगी तो बेसिक करेक्टर भी डिक्रीज होगा, और बेसिक करेक्टर डिक्रीज होगा तो दैट मीन्स जो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है उसका जो एसिड होगा वो उतना ही क्या होगा, वीक हो जाएगा। इसीलिए जो हमारे पास एसिडिटी है वो इस ऑर्डर में क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। अब सेकंड आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स। स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स।
अब देखो ऑक्सो एसिड्स का मतलब फॉर्मूला जो होगा जनरल उसका ये होगा ZOH, ऑक्सीजन होगी। ये जेड जो है आपके पास कोई भी एटम यहाँ पे हो सकता है जो मेनली डिटरमिन करेगा इस कंपाउंड की एसिडिटी के बारे में। अब अगर हम बात करें जो ऑक्सो एसिड, जैसे हमने हाइड्रो एसिड्स की बात की, दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है स्ट्रेंथ। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सेकंड वन इज एटॉमिक साइज। तो ऐसे ही यहाँ पे जो ऑक्सो एसिड्स होती है इसकी डिपेंड करती है स्ट्रेंथ एक तो साइज के ऊपर, साइज ऑफ एटम, सेकंड थिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, एंड थर्ड वन इज इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मतलब कि जो जेड के पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा उसके इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे जो है हम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है बताएंगे, सब्स्टिट्यूएंट ऑन जेड। अगर हमारे पास जो ये जेड एटम है इसका साइज जो है स्मॉल है, स्मॉल साइज है। सेकंड थिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई है तो उसका मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से अपनी साइड पुल करेगा, ऑक्सीजन से अपनी तरफ लेगा इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन फिर फर्दर ये वाली जो बॉन्ड है इससे यहाँ पे अपनी तरफ पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स। इससे क्या होगा, प्रोटॉन जो है वो यहाँ से ईजिली क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, कंपाउंड एसिडिक बनेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी सारी इस साइड विड्रॉ होगी, और ज़्यादा एसिडिक होगा, और जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतनी ही जल्दी जो है ये डिसोसिएट हो जाएगा। तो दैट मीन्स जितनी ज़्यादा आपके पास जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ही आपके पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, अब जैसे हम बात करें कि जेड हम क्लोरीन लेके चलें, ये हेलोजेंस, तो HClO, HBrO एंड HIO ये हमारे पास जो है इसका ऑर्डर होते हैं। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है तो एसिडिक इफेक्ट इसका ज़्यादा होगा, देन ब्रोमीन, और लास्ट में आते हैं आपके पास आयोडीन। ठीक है, जितने ज़्यादा होगा ये वैसे है, ये HOCl तो ये अपनी तरफ ऐसे विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और इस वाले केस में, लास्ट वाले के केस में बात करूँ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये कम विड्रॉ करेगा, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। और इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, ये जो ऑक्सो एसिड्स है, अगर आपके पास जो ये जेड एटम है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन है 1.8 तभी ये बिहेव करेगा एज अ एसिड। जैसे सपोज करो मैं बात करूँ ClOH और एक है NaOH। ClOH ये क्या है, एक एसिड है, बिकॉज क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 3.0 ग्रेटर देन 1.8, और अगर मैं NaOH की बात करूँ सोडियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है ओनली 0.8, इसलिए ये बिहेव करता है एज अ एसिड, बट जो ClAOH है वो क्या है, एसिड है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है जो ऑक्सो एसिड्स है उसमें जो जेड ग्रुप अटैच है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अगर वो ग्रेटर देन है 1.8 तभी वो जो है बिहेव करेगा ऐसा एसिड, अदरवाइज इट विल बिहेव एज अ बेस। ओके, और अगर हम बात करें जेड के ऊपर जो है एडिशनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, जैसे कि अगर ऑक्सीजन आइटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन आइटम क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो भी क्या करेगा, इसकी एसिडिटी को जो है वो इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरीन के ही लेके चले ऑक्सो एसिड्स, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आइटम इंक्रीज हो रहे हैं तो इनकी जो एसिडिटी है वो भी क्या होगी, इसी वे में जो है इंक्रीज होगी। ठीक है, अब देखो ये कैसे, इनके स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूँ, HClO, यहाँ पे HCl, इसके साथ 2 ऑक्सीजन अटैच है इस तरीके से। एक सेकेंड, क्लोरीन नहीं ऑक्सीजन आएगा ना बीच में, तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, इसको इस तरीके से बनाओ आप। इसमें सबसे पहले केस में एक क्लोरीन है OH, सेकेंड वाले केस में OH तो ये ऐसे है, उसके बाद है O और Cl, थर्ड वाले केस में O2 ClOH, और फोर्थ वाले में O3 ClOH। अब देखो हमने क्या करना है, इस प्रोटॉन को रिमूव कराना है। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे क्लोरीन के साथ एक ऑक्सीजन आइटम प्रेजेंट है, और भी ज़्यादा विड्रॉ करेगी, 2 ऑक्सीजन आइटम ज़्यादा और 3 ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी इसकी, देन इसकी, और लास्ट में होगी इसकी। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एसिडिटी है ऑक्सो एसिड्स की, जैसे हमने पिछले वाले केस में कॉन्जुगेट बेस की हेल्प से एक्सप्लेन किया था, इसको भी हम वैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एसिड, इसका कॉन्जुगेट बेस होगा A नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये होगा हमारे पास कॉन्जुगेट बेस, और ये है एसिड। अब अगर हम बात करें कॉन्जुगेट बेस की, यहाँ पे जैसे पहले वाले केस में H निकल जाएगा तो है ClO नेगेटिव, देन ClO2 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव। पहले वाले केस में ये ऐसी है, 1 नेगेटिव चार्ज है,
दूसरे वाले केस में ऑक्सीजन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, अब ये क्या होगा, इस तरीके से 2 एटम्स के ऊपर डिस्पर्स्ड हो जाएगा। थर्ड वाले केस में टोटल 3 ऑक्सीजन है तो तीनों के ऊपर होगा, डॉटेड लाइन से मैं दिखा रही हूँ। फोर्थ वाले केस में टोटल 4 ऑक्सीजन, इस तरीके से। अब हमारे पास जो एनायन बनते हैं कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो कैसे स्टेबलाइज होते हैं, जितना ज़्यादा आपके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो, जितनी ज़्यादा आपके पास डीलोकलाइजेशन पॉसिबल होगी उतना ही आयन क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो जैसे इस केस में सिर्फ एक जगह डीलोकलाइजेशन है, यहाँ पे 2 वाले केस में, यहाँ पे 3 में, यहाँ पे 4 में, तो दैट मीन्स अगर हम बात करें कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी की, इस केस में सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज जो है डीलोकलाइज्ड हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड हो रहा है, दैट मीन्स बेस है ना, बेस को क्या करना है, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करना है, तो इसकी सबसे कम टेंडेंसी होगी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की, क्योंकि इसका जो नेगेटिव चार्ज है तो सारा का सारा इन एटम्स के ऊपर ही डिस्पर्स्ड हो रहा है, तो ये क्या हुआ हमारे पास, सबसे वीक कॉन्जुगेट बेस होगा। इस केस में नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स नहीं हो रहा, वो सारा का सारा कंसंट्रेटेड एक पोजीशन पे, तो इसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, तो ये होगा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। और वीक कॉन्जुगेट बेस का जो एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसका एसिड कौन सा है, ये वाला, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ये। सिमिलर वे में स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस का एसिड वीक, ये वाला इसका एसिड है, तो ये एसिड कैसा होगा, वीक एसिड होगा। इस तरीके से जो है अब हम बात करें यहाँ पे, हाँ बस ClO4 नेगेटिव जो है ये वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस है, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है डीलोकलाइजेशन की वजह से, तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और यहाँ पे ये बेस जो है कॉन्जुगेट बेस ये स्ट्रॉन्ग है, तो इसका जो एसिड होगा वो कैसा होगा, वीक एसिड होगा। अभी हमने जो ऑर्डर देखा क्लोरीन वाले केस में, उसमें क्या कि आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा था सेंट्रल का, तो एसिडिटी भी क्या होती है, इंक्रीज हो रही थी। बट अगर हम बात करें ऑक्सो एसिड्स और फॉस्फोरस, वो ये ऑर्डर फॉलो नहीं करते। सपोज जैसे ये है फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड H3PO2 H3PO3 एंड H3PO4, उसमें हमने ये देखा ना कि इसका जो फॉस्फर सेंटर में जो एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बढ़ रहे हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। तो हमारे पास इसमें क्या ऑर्डर होना चाहिए, इसकी सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, इसकी उसके बाद, लेकिन एक्चुअल में जो इनका ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का वो है H3PO4 स्ट्रॉन्ग, नहीं H3PO2 स्ट्रॉन्ग, देन H3PO3 और लास्ट में आता है H3PO4। अब देखो इसके लिए क्या रीज़न है, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम, वो भी इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। जैसे ये है हमारे पास फॉस्फोरस H3PO2 डबल बॉन्ड OH एंड ये इसका स्ट्रक्चर है H3PO3 OH H और लास्ट वाले में OH एंड OH। अब जो हम एसिडिक की बात कर रहे हैं ना कि जो प्रोटॉन रिमूव होना है, वो कौन सा प्रोटॉन रिमूव होता है, जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है, जो ये वाला हाइड्रोजन है ये रिमूव नहीं होगा, ये हमारे पास एसिडिक प्रोटॉन होता है, जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होता है, और हमें जो है इसी को रिमूव करना होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये तो है प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन, इसके साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट ये जो ऑक्सीजन है ये अनप्रोटोनेटेड है, और जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन के ऊपर, बिकॉज इसकी टेंडेंसी होती है विड्रॉ करने की, जितनी ज़्यादा आपके पास ये ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। अगर मैं इन तीनों की बात करूँ, तीनों में ही अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन तो एक ही क्या, मतलब कि उसकी वजह से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वो तो सेम रहेगा। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे जो आपके पास डिसोसिएबल प्रोटॉन है वो कितना है, 1। इस वाले केस में टोटल 2 डिसोसिएबल प्रोटॉन्स हैं, इस वाले केस में टोटल 3 डिसोसिएबल प्रोटॉन्स हैं। या फिर मैं बात करूँ, ये हमारे पास मोनोबेसिक, ये डाइबेसिक और ये ट्राइबेसिक है। अब ये तो नॉर्मल हाइड्रोजन है, इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है ये विड्रॉ करेगी, ये सिर्फ इसके पास एक है इसको एसिडिक बनाने के लिए, तो इसका मैक्सिमम इफेक्ट जो है इसी के ऊपर होगा। इस वाले केस में प्रोटॉन अनप्रोटोनेटेड ऑक्सीजन तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे 2 आपके पास प्रोटॉन प्रेजेंट है जिसको ये एसिड बना सकती है, जिससे विड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। इस वाले केस में क्या 3 है, तो मतलब कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों की एसिडिटी पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे अकेली 1 हाइड्रोजन, तो ये क्या होगी, मोस्ट एसिडिक हो जाएगी, और मोस्ट एसिडिक होने की वजह से ये क्या होगा, ये वाली जो हाइड्रोजन है वो क्या होगी, ईजिली डिसोसिएट हो जाएगी। इसीलिए जो हमारे पास ऑर्डर होता है वो होता है ये वाला ऑर्डर। ओके, इसके लिए जो एक हम जनरल फॉर्मूला लिखते हैं ऐसे, XOMOHN
मतलब कि यहाँ पे जो है आपके पास जो हम इसकी pKa वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये तो है आपके पास डिसोसिएबल प्रोटॉन वाली, और ये O जो है ये है वो जो अनडिसोसिएटेड प्रेजेंट है। अब जो आपके पास M की वैल्यू होगी, डिफरेंट M वैल्यूज़, जैसे जैसे आपके पास M वैल्यू इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे एसिडिटी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, बिकॉज ये वाली जो ऑक्सीजन है ये कैसी है, अनप्रोटोनेटेड है। क्लियर। एक और हमारे पास फॉर्मूला होता है, रिकी एक साइंटिस्ट का नेम है, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था ऐसे ही pKa वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। pKa इज इक्वल टू 8 माइनस m इंटू 9 प्लस n इंटू 4। बस पता होना चाहिए फॉर्मूला, आपको इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। जो आपके पास क्वेश्चन आएगा वो रीजनिंग बेस्ड पे आएगा, तो उसके लिए आपको रीजनिंग आनी चाहिए, बट फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला तो थोड़ा सा बता देती हूँ उसके बारे में। जो m है यहाँ पे ये है फॉर्मल चार्ज ऑन सेंट्रल एटम। सेंटर वाले एटम के ऊपर कितना चार्ज है, ये कैसे निकाल लेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें से माइनस कर दोगे हाफ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड विद अदर एटम, कितने शेयर करें, एंड माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके पास फॉर्मल चार्ज जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा इससे। और जो n यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, n है नंबर ऑफ नॉन हाइड्रोजनेटेड ऑक्सीजन एटम। जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास HSO4 नेगेटिव, इस केस में हमें निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर के पास कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, माइनस 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर, कितने इलेक्ट्रॉन जो है ये शेयर कर रहे हैं। टोटल 4 ऑक्सीजन है, सबके 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ नॉन हाइड्रोजनेटेड ऑक्सीजन, नॉन हाइड्रोजनेटेड ऑक्सीजन इस केस में 0, तो टोटल चार्ज आप कैलकुलेट करोगे वो आ जाएगा 2। नहीं एक सेकेंड, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की कितने इलेक्ट्रॉन्स के पास अनशेयर्ड बचे हैं, तो वो कितने होंगे 0, तो चार्ज आ जाएगा आपके पास 2। ये देखो ऐसा होगा इसका स्ट्रक्चर, सल्फर ऑक्सीजन, सारे इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गए तो 0 बचे, तो ये आ जाएगा 0 और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2। अब pKa वैल्यू निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से, 8 माइनस 2 इंटू 9 प्लस n की वैल्यू, यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन हाइड्रोजनेटेड 1 2 3 नॉन हाइड्रोजनेटेड ऑक्सीजन एटम इंटू 4 प्लस 12 2। तो मतलब कि आपके पास जो pK वैल्यू है वो कितनी आ गई 2। और अगर HSO4 नेगेटिव के लिए हम एक्सपेरिमेंटली वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो होती है नियर अबाउट 1.9। तो आपस में जो है क्लोज वैल्यू है, इस तरीके से जो है तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, बाकी कैलकुलेट वगैरह करना नहीं आएगा आपके पास, आपको जो है रीजनिंग जो मेन यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ हो रहा है कि कौन एसिडिक ज़्यादा है कौन नहीं है, क्या उसके पीछे का रीज़न है, वो मेनली पता होना चाहिए। अब थर्ड आती है एसिड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रेटेड केटाइंस। हाइड्रेटेड मतलब कि जहाँ पे वाटर प्रेजेंट हो, केटाइंस पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज। एक्वस सॉल्यूशन में क्या है, जो केटाइन है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेंगे और इंटरेक्ट करने के बाद आपके पास बन जाता है हाइड्रेटेड केटाइन। ओके, और इस केस में क्या है, जब वो हाइड्रेटेड होगा काफ़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिस एनर्जी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अब जो हमारे पास वेरिएशन आएगी हाइड्रेशन एनर्जी की, वो एसिडिटी के अकॉर्डिंग, मतलब कि हम जो है यहाँ पे चार्ज टू साइज रेशियो निकाल लेंगे। चार्ज टू साइज रेशियो, ऐसा केटाइन जिसके पास जो है ये चार्ज टू साइज रेशियो ज़्यादा होगी, उस केस में क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। अब जैसे सपोज करो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, बेरियम H2O2 2 पॉजिटिव, कॉपर H2O4 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम H2O6 3 पॉजिटिव। ये हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स है। अगर इसमें हम चार्ज टू साइज रेशियो निकालें, सबसे ज़्यादा चार्ज एल्यूमिनियम के ऊपर और सबसे छोटा इसका साइज, देन कॉपर 2 पॉजिटिव और लास्ट में बेरियम 2 पॉजिटिव। तो अब जो एसिडिटी है, एसिडिटी को हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास Fe3 पॉजिटिव प्लस वाटर, ये चेंज हो जाएगा कॉम्प्लेक्स में FeH2O6 3 पॉजिटिव, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स आ जाएगा।
अब जो है हम इसमें बात करेंगे जो कॉम्प्लेक्स आया FeH2O6 पॉजिटिव, FeH2O टोटल एक H पॉजिटिव इसमें से मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ पे क्या बचा OH और एक 1 पॉजिटिव चार्ज भी कम हो जाएगा, बाहर क्या निकला H पॉजिटिव प्लस H2O, ये बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। अब जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, केटाइन की एसिडिटी के ऊपर। अगर आप ये जो चार्ज टू साइज रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो ज़्यादा है, चार्ज टू साइज रेशियो जितनी ज़्यादा होगी दैट मीन्स OH बॉन्ड जो है वो उतनी ही पोलर होगी, और जैसे ही हम उसको वाटर में डालेंगे डिसोल्व करेंगे जो बॉन्ड है वो ईजिली जो है ब्रेक हो जाएगी और आपके पास जो है H पॉजिटिव आयन जो है वो रिलीज हो जाएगा। मतलब कि केटाइंस, कौन से केटाइन H पॉजिटिव आयन को इजिली रिलीज करेंगे, जहाँ पे आपके पास अगर मैं बात करूँ उसका जो साइज है, साइज होना चाहिए स्मॉल और सेकेंडरी चार्ज होना चाहिए उसका हाई। तो इस तरीके से जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है उसके बेसिस पे जो है हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आपके पास चार्ज टू साइज रेशियो ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। ओके, नाउ फोर्थ वन इज स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लाइक एसिटिक एसिड, हाइड्रोकार्बन्स वाले जो एसिड्स होते हैं, एसिटिक एसिड है, फिनोल भी एसिडिक नेचर का होता है, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, अब जो है इस केस में जो है हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इनकी स्ट्रेंथ को। देखो सबसे पहले जैसे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल लेके चलूँ, RC≡OH, जब ये प्रोटॉन निकाल देगा तो ये चेंज हो जाएगा RC≡O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये आ जाएगा आपके पास। इस केस में जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, इस H को हमें यहाँ से बाहर निकालना है, जितना ज़्यादा एसिडिक H होगा उतनी जल्दी निकलेगा, और सेकंड थिंग ये जो एनाइन बना हमारे पास इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है कार्बोक्सिलिक एसिड की, एक तो वो डिपेंड करेगी OH बॉन्ड क्लीवेज के ऊपर, और सेकंड डिपेंड करेगी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के ऊपर। जितने ज़्यादा आपके पास ये जो बना है एनाइन की स्टेबलाइज होगा उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे ज़्यादा होगी। अब अगर हम बात करें, आपके पास जो है दो तरीके के ग्रुप हो सकते हैं यहाँ पे R पे। अगर आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, साइनाइड है, इनका क्या होता है -I इफेक्ट होता है। ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे हमारे पास जो इफेक्ट लगेगा वो लगेगा इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप होते हैं उनका होता है -I इफेक्ट, एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं फॉर एग्जांपल CH3, इनका होता है +I इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जिसका नेचर होगा दैट मीन्स वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ होंगे, ये फर्दर इस तरीके से हाइड्रोजन क्या होगी, एसिडिक होगी, ईजिली रिलीज हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की बात करें, वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे तो ये हाइड्रोजन इतनी ज़्यादा एसिडिक नहीं होगी, तो दैट मीन्स वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल समझाते हैं। जैसे R सपोज करो आपके पास R जो है एक तो है सिंपल मिथाइल CH3 C≡OH, फिर इसके बाद है इसके पास क्लोरीन लगा हुआ है OH, देन 2 क्लोरीन C≡OH, और इससे नेक्स्ट तीनों ही क्लोरीन। अब देखो इस वाले केस में सिंपली हाइड्रोजन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ वगैरह ना इफेक्ट है रिलीजिंग ना विड्रॉ वाला। यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना बॉन्ड से, ये इधर और ये ऐसे चलेगा सारा का सारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। तो यहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव, आयनिक रिएक्टर इंक्रीज हो रहा है तो प्रोटोनेटेड इजीली होगा। इस वाले केस में एक क्लोरीन ये लगा हुआ है, एक क्लोरीन ये, दो क्लोरीन विड्रॉ करेंगे यहाँ से इस तरीके से, ऐसे इस वाली बॉन्ड में फर्दर और ऐसे इस वाली बॉन्ड में फर्दर। तो यहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव और भी ज़्यादा प्रोटोनेटेड हो जाएगा। और थर्ड वाले केस में टोटल 3 क्लोरीन है, 3 बार विड्रॉ होगा, ऐसे यहाँ से और ऐसे ही इस वाली बॉन्ड से। तो जितना ज़्यादा आपके पास H पॉजिटिव प्रोटोनेटेड हो जाएगा उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारे पास CH3COH ये सबसे वीक एसिड होगा, देन ये और लास्ट में आएगा ये। ओके,
सिमिलर वे में बात करूँ मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की, जैसे ये है सबसे पहले आपके पास सिंपल फॉर्मिक एसिड, उसके बाद मैंने लगा दिया मिथाइल, देन यहाँ पे इस कार्बन की तीनों बॉन्ड हाइड्रोजन है, इस कार्बन की 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और 1 बॉन्ड मिथाइल के साथ। अब एक और मैं मिथाइल ग्रुप लगा देती हूँ और लास्ट में तीनों ही मिथाइल लगा दें। इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो सिंपल है, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा। एक मिथाइल ग्रुप है, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, ये फर्दर इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगी इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले केस में बात करें, यहाँ पे सिर्फ एक ग्रुप लगा हुआ है, इसका इफेक्ट हो रहा है ऐसे। इस वाले केस में 2 ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज होगी। इस वाले केस में टोटल 3 ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे यहाँ पे। तो सबसे लास्ट वाले केस में क्या होगा, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। दैट मीन्स ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसके बाद ये, देन ये, और लास्ट में आएगा आपके पास ये वाला एसिड। ओके, तो यहाँ पे जो आपके एसिड की स्ट्रेंथ है वो कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।